हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और कल हमने जो क्लास खत्म करी थी वो करी थी हमने प्रतीक चिन्हों पे। फाइनली हमारे प्रतीक चिन्ह जो है वो खत्म हो चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज। तो जिसमें मैंने आपको जैसे कि वादा किया था कि हम चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूरे डिस्ट्रिक्टों में हम देखेंगे तो चमोली जनपद जो है वो सबसे बड़ा है। तो हम क्षेत्रफल के हिसाब से चलेंगे और फिर बड़े से छोटे-छोटे और फिर सबसे छोटे वाले डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएँगे। तो चलिए कहानी शुरू आज की करते हैं और देखते हैं कि आज हमको चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या-क्या मिलने वाला है। बेसिकली जो मेरा होम टाउन है या मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ वो भी चमोली ही है। तो इत्तेफ़ाक है कि क्षेत्रफल के आधार पे भी ये भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और मैं भी चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। चलिए कहानी आज की जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं हमको क्या-क्या आज मिलने वाला है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, है ना? तो ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड और शुरू करते हैं। तो आज से हमारी जो क्लास है वो फर्स्ट शुरू हो रही है। जिला दर्शन आप डाल सकते हो या डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी आप डाल सकते हो, है ना? डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी आप इसे डाल सकते हो। हम पढ़ने वाले हैं किसको? चमोली को पढ़ने वाले हैं। किसे? चमोली। तो चमोली जो है आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है वो जिला है ना? लेकिन ये चमोली जिला बाद में बना। इससे पहले ये पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट था उस डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील होती थी। तो आपको थोड़ा सा इसका इतिहास जानना पड़ेगा। देखिए एक चीज समझिए पहले, चमोली का जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम, ठीक है, वो क्या है? लाल सांगा। ठीक है, लाल सांगा क्या है? ओल्ड नेम क्या था? लाल सांगा। ओल्ड नेम है इसका लाल सांगा। ठीक है, और कब था इसको ये चमोली जो है 1870 में। किससे? 1870 में पौड़ी जो जनपद है ना, उसकी क्या बनी? तहसील बनी। पौड़ी जनपद की क्या बनी? एक तहसील बनी। ठीक है, एक तहसील बनी। कब? 1870 में। ये कौन? चमोली। फिर इसको जो है तब इसका पुराना नाम क्या था? लाल सांगा आपको देखने को मिलेगा। और 1870 में जो है ये पौड़ी जनपद की एक क्या है? तहसील बनी। उसके बाद आगे देखेंगे फिर इसको स्वतंत्र एक डिस्ट्रिक्ट कब बना दिया गया। वो डेट है 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, 1960 को पौड़ी से काट करके चमोली को, तब तो वो तहसील थी लेकिन फिर इसे एक स्वतंत्र क्या है? डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और ये डिस्ट्रिक्ट आप सोचिए कि जब ये चमोली जो है पौड़ी में रहा होगा तो कितना बड़ा ये रहा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर हम पढ़ रहे हैं कि चमोली जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना? पुराना नाम पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? लाल सांगा जो है इसका पुराना नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसके मेन मेन पॉइंट देखते हैं पहले इसमें क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय, ठीक है, वो है आपका गोपेश्वर। इसके पीछे गोपेश्वर, हालांकि पहले तो इसका मुख्यालय चमोली ही था, क्योंकि मोस्टली आप अगर पूरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज देखेंगे तो दो ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे मिलेंगे जिनका मुख्यालय उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम से न होकर के कहीं और है। एक तो चमोली है और एक आपका उधम सिंह नगर मिलता है। उधम सिंह नगर का जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी 11 डिस्ट्रिक्ट, उनका मुख्यालय वही है जहाँ कि वो मतलब वही डिस्ट्रिक्ट का नेम है ना? तो इसका क्या है? गोपेश्वर। इसके पीछे भी कहानी है खूब लंबी चौड़ी, अभी आपको आगे बताऊंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों इसे गोपेश्वर शिफ्ट कर दिया, हालांकि ये पहले ही चमोली था, है ना? अब मुख्यालय में अगर आप देखोगे तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि मुख्यालय में क्या काम होता है। देखिए मुख्यालय वो एरिया होता है उस डिस्ट्रिक्ट का जहां पर सरकारी जो जैसे डीएम ऑफिस हो सकता है, एसपी ऑफिस हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पर हो सकता है, या अदर जो है ऑफिस भी वहां पर हो सकते हैं, या आप कुल मिलाकर के ये भी एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रशासनिक कार्य जो भी होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के वो एक पर्टिकुलर जगह में होता है, एक केंद्र होता है, एक मुख्य बिंदु होता है
जहां पर रह करके पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज किया जा सकता है, संभाला जा सकता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, मुख्यालय कहेंगे। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट का है जहां से कंट्रोल होता है। मतलब चमोली अगर कहीं से कंट्रोल हो रहा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई नियम बनता है, तो सबसे पहले वो मुख्यालय में बनेगा, है ना, उसके बाद वो पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट पर अप्लाई होगा, तो वो होता है मुख्यालय। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितने भी होंगे वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे, मुख्यालय बनेंगे। ये है गोपेश्वर। हालांकि पहले क्या है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय था वो चमोली ही था। तो आपको ध्यान रखना है, फिलहाल तो क्या है, गोपेश्वर में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो एरिया ही देख लेते हैं, है ना। एरिया है इसका 8030 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। अब ये स्क्वायर किलोमीटर है, इसके पीछे देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी लैंड का, जमीन का जो है एरिया निकालते हैं, तो हम उसमें जो है स्क्वायर किलोमीटर लगाते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, अगर जिनको नहीं पता है मैं आपको उनको बता देती हूँ। तो ये क्या है आपका स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब 80 दिन, यानी कि अगर आप स्क्वायर देखेंगे, है ना, स्क्वायर से देखेंगे तो इस स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये कह रहे हैं कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि इसके कहने का मतलब है इसकी जो लंबाई है, यानी कि जो लेंथ और विड्थ है, भाई एरिया का तो आप ऐसे ही निकालते हो ना, ये आपका एरिया हो जाएगा, यही तो एरिया होगा, ऐसे निकालते हो। तो ये कह रहे हैं कि लैंड इतनी है कि अगर मान लो 1 किलोमीटर डिस्टेंस लंबा है तो 1 किलोमीटर ही चौड़ा भी होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर 1 किलोमीटर लंबा है तो 1 किलोमीटर ही चौड़ा, क्योंकि लैंड का जो होता है टोटल मिलाकर के होता है, शेप पे का लैंड में कोई रोल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो 1 किलोमीटर लंबा ही होगा और 1 किलोमीटर चौड़ा ही होगा। टोटल मिलाकर के 80-30 इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका वर्ग है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई सेम रहने वाली नहीं है लैंड में, बता रही हूं मैं। तो टोटल मिलाकर के मान लो लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो उस लंबाई का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम चौड़ाई में एड ऑन कर लेते हैं, और फिर आपका जो है लैंड का स्क्वायर किलोमीटर में आ जाता है। तो आप देखोगे 80-30 जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कहानी। आगे देखते हैं, या चमोली डिस्ट्रिक्ट ने कितनी जमीन ऑक्यूपाई करी है, घेरी कितनी जमीन है ना, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, शेप से फर्क नहीं पड़ता, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना शेप, कैसा शेप है, स्क्वायर में है कि नहीं है, लेकिन फैलाव कितना है इससे फर्क पड़ेगा। टोटल बना के आपका स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आ गई होगी, और क्या क्या है इसमें। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, 0 to 6 ईयर के जो चाइल्ड है, मतलब है ना, बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनका सेक्स रेशियो कितना है। तो इनका सेक्स रेशियो हमें देखना पड़ेगा कितना है। तो है ना, 0 to सेक्स रेशियो पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्स रेशियो कितना है। तो इसको आपको समझने के लिए आपको देखना, ये है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, हाँ 889, ये आपकी जो है क्या है, वो सेक्स रेशियो है। इस पे चाइल्ड पे सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, यानी कि 1000 जो चाइल्ड होंगे, मेल, मतलब मेल तो नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन जो छोटे बच्चे होंगे, 1000 बॉयज, छोटे छोटे बच्चों में क्या है, 889 ही जो है वो गर्ल है। तो आप समझ रहे हो कि ये क्या है, बॉयज है, यानी कि 1000 जो बच्चा होगा छोटा बॉयज, उसमें सिर्फ 889 ही गर्ल्स होंगी। यानी कि आने वाली टाइम पर खतरा मंडरा रहे हैं शादियों का, क्योंकि इतने लड़के जो है वो कुंवारे रह जाएंगे बेचारे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अगर हम जनघनत्व देखेंगे, जनघनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी है आपकी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 48 क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी सेम ही निकलती है, वर्ग में बोल रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में कितने लोग हैं यहाँ पे, 48। तो आप देख सकते हो, अगर आप 1 किलोमीटर का
एरिया ले रहे हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो उसमें 48 लोग जो हैं वो रहते होंगे इस समय चमोली में, है ना। तो ठीक ठाक मात्रा में है, यानी कि पॉपुलेशन तो ठीक ठाक ही है चमोली की। ये होता है जनगणना, डेंसेट मतलब कितना पास पास है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। और अगर हम वैसे ही सेक्स रेशियो देखेंगे, ये तो चाइल्ड का था जो आपने ये वाला देखा, तो ऐसे ही सेक्स रेशियो देखेंगे, सेक्स रेशियो तो ये हो जाएगा आपका सेक्स रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादा है 121 का। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये हम क्या लिख रहे हैं हमें खुद नहीं पता। ये हो जाएगा आपका 1021 में 1000। ये भी सेक्स रेशियो भी सेम निकलता है, यानी कि 1000 बॉयज पे ये बॉयज हो जाएगा। और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है आपकी 1021, यानी कि 21 लड़कियां जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ खुशी की बात है अभी वाली टाइम पे, लेकिन आने वाले टाइम पे खतरा मंडरा रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए और ये समझ में आ गया, ये आंकड़े हैं, और शायद थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हुए अपनी और देखते हैं एक और चीज है इसमें। हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है, ये तो आपको पता ही है। ये कहाँ है, गौचर में, है ना। हालांकि ये डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या है, एयरपोर्ट भी इसको बोल सकते हैं, या डोमेस्टिक जो है एयर स्ट्रिप भी इसे कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसका बनाने का उद्देश्य है कि चार धाम यात्रा में भी हेल्प करता है। जब वीआईपीज वगैरह दौरे पर जाते हैं तो यहीं से जो है हेलीपैड से उतरते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत भी है चमोली, ये जो गौचर में है हवाई अड्डा। और जो लोकल वहाँ के लोग होंगे, और या कभी आप चौपर वगैरह से आपने गए होंगे तो आपने देखा होगा चमोली हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया यहाँ की कहानी। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है साहब इसमें, देखते हैं, लेते हैं, देखते हैं। देखिए अब है ये तो हमने देख लिया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो मुख्यालय है उसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। 1970 का टाइम पीरियड है, और मुख्यालय था चमोली इससे पहले, लेकिन अचानक से यहाँ बाढ़ आती है और इस मुख्यालय को चमोली से शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर, गोपेश्वर में। और ये इतनी भयंकर बाढ़ थी जैसे 2013 में आप देखोगे वैसे ही थी। कहते हैं कि ये जोशीमठ के एरिया से, मतलब जो वहां पर बिरही नदी है वहां से होकर के, अलकनंदा से होकर के और हरिद्वार तक लगभग 320 किलोमीटर का एरिया जो है वो इस आपदा की चपेट में आ गया था। साथ में इसमें ये भी मैंने पढ़ा था कि ग्लेशियर टूटने से नहीं, वहां पर क्या हो गया था, लैंडस्लाइड जो है वो बहुत भयंकर हो गया था। और इसमें जो है श्रीनगर पूरी तरह से डूब गया था। फिर श्रीनगर को दोबारा तरीके से बसाया जाता है, वो फिर मैं आपको पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगी इससे आगे की कहानी। तो देखते हैं कि अलकनंदा नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आई, जिसकी वजह से फिर चमोली भी पूरी तरीके से डूब गया था। और फिर मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया, इससे मुख्यालय गोपेश्वर में बना। अब मैं आपको थोड़ा सा उस आपदा के कुछ अंश दिखाती हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको, क्या क्या है उसमें, है ना। और काफी विदारणीय लगा मुझे, मतलब, और स्थिति बड़ी खतरनाक लगी मुझे। ये तो कहीं मिल नहीं रहा है मुझे। अच्छा, ये मिले मुझे। देखिए मैं पहले इनको बता देती हूँ, ये कौन है, ये शायद आपको नहीं पता होगा, है ना। ये डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि ये नहीं पता होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये थे पर्यावरणविद, फेमस पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी, माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, प्रसाद भट्ट जी, ठीक है। ये थे, शायद इससे पहले आपने इनको या बहुत कम जो है आपको ये दिखाई दिए होंगे। तो ये थे, इनका बड़ा रोल है। और इनकी एक ऑटोबायोपिक मिली मुझे, आत्मकथा, उसमें
उन्होंने जो है उस आपदा के कुछ पलों को संजो रखा है, कुछ मेंशन करा हुआ है अपनी आत्मकथा में कि उन्होंने कहाँ पर पूरे चमोली में, यानी कि हरिद्वार तक अगर प्रभावित हुआ है, तो जहाँ-जहाँ उनको कुछ नई चीजें दिखी, कुछ अलग सा मंजर था, जैसे आप केदारनाथ आपदा तो सबको याद होगी, इस टाइप से इन्होंने कुछ उसके अंश अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले आप इनको देख लीजिए और अब आप इनको नहीं भूलेंगे। अगर आप ऐसी शख्सियत को भूल रहे हैं तो फिर ये बड़े दुखद बात है ना। ये है हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी, और शायद पूरी जिंदगी इन्होंने उत्तराखंड को दे दी, है ना। चलिए, अब इनकी एक ये देखो लिखा है ना, जेंटल रेजिडेंस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चंडी प्रसाद भट्ट जी, इनकी है। इसी इनकी ऑटोबायोग्राफी से ही मैंने वो कुछ इन्होंने जो लिखा है एग्जैक्ट वही मैंने लिया है। देखिए, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा फटाफट जल्दी से। 1970 के दशक के मध्य में चिपको आंदोलन फैलना शुरू हो गया था। राज्य के अधिकारी असमंजस में थे और मानते थे कि यह जल्द ही शांत हो जाएगा। राज्य की शक्ति उसकी धैर्यशीलता में निहित है। वह बस देखता रह सकता है और आंदोलनकारियों के अंतहीन निगरानी से थक जाने का इंतजार कर सकता है, क्योंकि आंदोलन करने वालों को आखिरकार जीवन यापन करने के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ में लौटना ही पड़ता है। लेकिन हमें कार्यकर्ताओं के रूप में जमीनी स्तर से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया मिल रही थी। जहां अखबार इसे एक रोमांचक अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, वहीं सर्वोदय के भीतर के लोग भी, जिन्हें घटना की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी, खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। एक रिपोर्ट में लिखा था, उत्तराखंड में लोग पेड़ों से चिपके हुए हैं, जबकि ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई थी। हालांकि हमने सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे हमारे चल रहे रचनात्मक कार्य में बाधा आ सकती थी। आगे देखते हैं। एक दिन तपोवन के हयात सिंह रावत ने सूचना दी कि जोशीमठ ब्लॉक में पेड़ काटे जाने वाले हैं। यह धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा का जल संभर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 1970 में भयंकर बाढ़ आई थी और मैंने गांव-गांव और इसके किनारे की हर घाटी का दौरा किया था, जैसा कि सर्वविदित है। अलकनंदा की बाढ़ ने पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था। आगे देखते हैं। इससे पहले मैंने जुलाई 1961 में दादुआ गांव में इसी तरह की तबाही देखी थी। हालांकि उसके बाद 10 वर्षों तक बड़े भूस्खलन की कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर भी मानसून के दौरान अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों में बनने वाले भंवरों में मृत शरीर और पेड़ों के तने दिखाई देते थे। पिंडर नदी में कर्णप्रयाग के पास पुल के पास एक ऐसा ही भंवर बना जिसमें अक्सर मृत जानवर फंस जाते थे। पिंडर 60 मील लंबी नदी है जो उबड़-खाबड़ इलाकों से होकर बहती है। इसके किनारे होने वाली त्रासदियों की खबरें नीचे तक पहुंचने में लंबा समय लगता है और उसके ऊपरी हिस्से में होने वाले नुकसान के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। 1970 में समाप्त हुए दशक में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई थी, फिर भी 1970 में आपदा आ गई। ठीक है। और इस बिंदु पर मैं उस वर्ष में वापस जाऊंगा, क्योंकि तभी मैंने पहली बार देखा कि पहाड़ी लोगों के लिए अपने जंगलों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो अपनी जान देना कितना महत्वपूर्ण है। अब ये डेट है एग्जैक्ट जहां पर उन्होंने मेंशन किया है। देखिए, 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में आई बाढ़ एक भीषण सदमे के रूप में सामने आई। 21 जुलाई को मैं दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा और रेलवे स्टेशन पर लोगों को गंगा में मरी हुई मछलियों की संख्या पर टिप्पणी करते हुए पाया। मैंने ऋषिकेश के लिए बस ली और वहां गंगा के किनारे मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैली हुई थी, साथ ही उन मृत जानवरों की भी जो बहकर नीचे आ गए थे। नवभारत टाइम्स ने लिखा, अलकनंदा की बाढ़ में 1000 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई है, फोन ठप हो गए थे और सड़कें बंद हो गई थी। बागला पेट्रोल पंप के पास मैंने एक सज्जन से बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने अभी अभी टेलीफोन एक्सचेंज से चमोली के जिला मजिस्ट्रेट से बात की थी। वे स्टेट्समैन अखबार के संवाददाता थे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि चमोली का अलकापुरी भी खतरे में है। उन्होंने कृपा करके मुझे अपनी कार में बैठा लिया और हम उस क्षेत्र की ओर चल पड़े जहां उन्हें जांच करने के लिए कहा गया था। पता चला कि गंगा का पानी वीरभद्र स्थित एंटीबायोटिक्स प्लांट में घुस गया था और चारों ओर गाद जमा हो गई थी। गंगा के किनारे बनी झुग्गियां बह गई थी और 22 जुलाई को मेरे सहकर्मी और जागरूक
नागरिकों के साथ एक बैठक हुई। हमें समस्या की भयावहता का ठीक-ठीक अंदाजा नहीं था, लेकिन सबसे बुरे की आशंका थी। चमोली जिले के कलेक्टर अलकापुरी में राहत कार्य में व्यस्त थे, जहां कई घर बह गए थे। बैठक में हमने निर्णय लिया कि अगले दिन विभिन्न समूह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और घटनास्थल से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ कहां से और क्यों आई। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जरूरतमंदों के लिए 20 से 25 किलोग्राम चावल लेकर जाएगा। राहत सामग्री लेकर एक दल तुरंत गोनाताल क्षेत्र के लिए रवाना हुआ, जबकि दूसरा दल गरुड़गंगा और हेलंग जोशीमठ के लिए गया। अगले 7 दिनों तक हमारे दलों ने जरूरतमंदों को भौतिक राहत सामग्री मुहैया करवाई। साथ ही हुए भारी नुकसान का जायजा भी लिया। पीपलकोटी से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित बेलाकुची कस्बे के दोनों ओर लगभग 10 किलोमीटर सड़क बह गई थी। कस्बे में खड़ी 25 बसें और ट्रक डूब गए थे और 500 एकड़ भूमि कृषि भूमि बर्बाद हो गई थी। सरकार ने बताया कि 26 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग लापता हैं, 142 मवेशी मारे गए हैं और जोशीमठ और मलारी के बीच लगभग 3 किलोमीटर सड़क दिखाई नहीं दे रही है। 3 किलोमीटर सड़क दिखाई नहीं दे रही है। बाढ़ के कारण भूस्खलन की आशंका वाले नए सक्रिय साथ ही ढाक और बेलाकुची के नीचे के 5 पुल भी गायब हैं। यह सब एक दिन में ही हुआ। बाढ़ के कारण भूस्खलन की आशंका वाले नए सक्रिय क्षेत्र बन गए। मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग संगम तथा जोशीमठ के ऊपरी इलाकों के बीच 2 किलोमीटर के क्षेत्र में गांव डूबने लगे, जिससे जोशीमठ कस्बा प्रभावित हुआ। बरोसी, हेलंग और डुंगरी भी डूबने लगे। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के रवैये से हुआ, जिनसे मैं और गांव के सभापति महेशानंद नौटियाल दिल्ली में मिले थे। हमारी चिंताओं को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ साथ पिथौरागढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रति आभारी होने की याद दिलाई। जिन्होंने 6 घंटे के हवाई सर्वेक्षण के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए उन्हें 48,000 रुपए का अनुदान दिया। जोशीमठ में भूस्खलन के कारण जमीन धंसना एक आम बात हो गई थी। अपनी त्रासदी बयां करते हुए गौना गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रात 9 से 10 बजे के बीच नदी उफान पर आ गई। उनके घर हिलने लगे और मवेशी डर से रंभाने लगे। लोग पास की पहाड़ियों पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। बिरही नदी के किनारे बसे गौना गांव के निचले हिस्से में एक जूनियर हाई स्कूल है और 5 परिवारों के घर उससे भी नीचे की ओर थे। स्कूल के शिक्षकों ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि नदी उफान पर है और उसका जलस्तर बढ़ रहा है। वे अपने छात्रों के साथ उन 5 परिवारों के पास गए। समय रहते उन्हें बचाने में कामयाब रहे। आधे घंटे के भीतर ही नदी ने सभी घरों और खेतों को जलमग्न कर दिया। सेलांग और उर्गम में भूस्खलन की चपेट में आने से पहले ही 20 लोग बह गए थे। किमाना गांव बेलाकुची के सामने पहाड़ियों में लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भूस्खलन ने गांव के मध्य भाग को चीर डाला और घरों व गौशालाओं को मलबे से भर दिया। गांव की एक निवासी उमा देवी भी उसी पीड़ा से गुजरी जो कई अन्य लोगों के साथ हुई। उनकी गायें, बैल और दूध देने वाली भैंसें मारी गई। वह केवल अपने 16 दिन के बच्चे को ही बचा पाई। वह अपने शिशु के साथ गौशाला में रह रही थी, जहां मलबा उनके घुटनों तक पहुंच गया था। उन्होंने मलबे पर पुआल बिछा रखा था और अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो 1 महीने पहले जोशीमठ में मजदूर के रूप में काम करने गए थे। उन्हें अपने गांव और परिवार पर आई विपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब हमारी टीम गांव पहुंची तो वहां मरे हुए जानवरों की दुर्गंध फैली हुई थी, लेकिन सड़ते हुए शवों को निकालना असंभव था क्योंकि उन्हें खतरनाक जगहों पर फेंक दिया गया था। 25 जुलाई को हम किमाना में रुके, जहां भारी बारिश हुई और सभी लोग सो नहीं पाए। हमने 7-8 परिवारों को चावल बांटा। जब हम जा रहे थे तो महिलाओं ने, जिनमें से कुछ विधवा थी, हमें उस थोड़ी सी मदद के लिए धन्यवाद दिया। जब हमारे समाज ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किए, तब हम अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के प्रचंड प्रकोप पर विचार किए बिना नहीं रह सके। अलकनंदा के प्रचंड प्रकोप को पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। उन दिनों के अनुभव ने मुझे आश्वस्त किया कि हमारी नदियों के जल क्षेत्र और जल निकासी घाटियों में स्थित जंगलों को संरक्षित करना होगा और हमें उस दमनकारी, शोषणकारी राज्य का विरोध करना होगा जो गरीब ग्रामीणों और उनके पशुओं के जीवन की परवाह नहीं करता। चिपको की घटना के 3 साल पहले 1 सप्ताह तक चले उस अनुभव के दौरान ही मेरे मन में विचार आया कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रचनात्मक, सामाजिक
गतिविधि के लिए वन संरक्षण सर्वोपरि है। अखबारों और सरकारी मीडिया ने इन बाढ़ों की खबरें सुनाई, बातों के आधार पर छापी। बहुत कम पत्रकार ही वास्तव में अंदरूनी इलाकों में गए। इन बाढ़ों के 5 साल बाद भी अलकनंदा नदी के बारे में मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाती रही। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशन कृषि और भारतीय कृषि नवंबर-दिसंबर अंक में चुप्पों से संबंधित एक लेख में 20 जुलाई 1970 की बाढ़ का कारण 21 जुलाई को गोना झील के ऊपर स्थित ग्लेशियर के फटने को बताया गया। यह न केवल हास्यास्पद था बल्कि उस समय की अज्ञानता को दर्शाता था, जिसे जानकारी के रूप में पेश किया जाने लगा। जहां हिम रेखा का कोई नामो निशान भी नहीं होता, वहां भूभाग से अपरिचित लेखक ग्लेशियर होने की कल्पना करते हैं। गोना झील का निर्माण 1893 में हुआ था। औपनिवेशिक काल में अगस्त 1894 से लेकर इसके फटने तक इस झील के जल स्तर की निगरानी के लिए लगातार निगरानी रखी जाती रही थी। 20 जुलाई 1970 की बाढ़ के दौरान 2 दिन बाद भी संचार व्यवस्था ठप रही, जबकि चमोली एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है। यह अंश जेंटल रेजिस्टेंस व ऑटोबायोग्राफी ऑफ चंडी प्रसाद भट्ट, परमानेंट ब्लैक एंड अशोका यूनिवर्सिटी से अनुमति लेकर उद्धृत किया गया है ना। तो ये आपने देखा है, ये उनकी बायोग्राफी ही है, इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया है। जो मुझे मिला वही मैंने आपको बताया। तो तब भी यही हाल थे, अगर आप देखोगे, और आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है। आपदाएं आती हैं, मुआवजा मिलता है, लेकिन जरूरतमंदों तक शायद वो पहुंचता ही नहीं है। अब इसमें इन्होंने एक चीज कही है, अगर आपने नोट करा होगा, कि उन्होंने जो कारण बताया था वो ये बताया कि जो गोना झील है उसके टूटने से गोना झील का निर्माण हुआ। वे कह रहे हैं ना कि 1970 की बाढ़ का कारण 21 जुलाई को गोना झील के ऊपर स्थित ग्लेशियर फटने से बताया गया। यह न केवल हास्यास्पद था बल्कि उस तरह की अज्ञानता को दर्शाता है ना। तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी मैंने कहीं से लिया था। देखिए, ये है वही, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। गोना झील की कहानी क्या थी, जो टूटी थी, बिरही गंगा पर बनी हुई थी। और मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देती हूँ। पहले एक सेकेंड, ये तो वो वाली फोटो है। एक मिनट, जस्ट अ वेट। हाँ, अच्छा, ये है वो। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर शुरू करते हैं। देखिए, गोना झील जो टूटी, जो बिरही गंगा पर थी, उसको समझते हैं। साल था 1893। गढ़वाल के चमोली जिले में बिरही गंगा घाटी के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। कोई खेतों में, कोई नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि पहाड़ का सीना अचानक दरक जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्लेशियर ग्लेशियर कुछ नहीं टूटा था, पहाड़ दरका था, पहाड़ खसका था, है ना, लैंडस्लाइड हुआ था। 6 सितंबर 1893 को एक विशाल भूस्खलन हुआ। पूरा पहाड़ खिसक कर बिरही गंगा में समा गया और नदी का बहाव वहीं रुक गया। देखते ही देखते यह विशाल झील बन गई, जिसे बाद में गोना झील कहा गया, या गोना झील भी हम कहते हैं। यह झील कोई मामूली झील नहीं थी। 3 किलोमीटर लंबी, सैकड़ों मीटर चौड़ी और गहराई करीब 150 मीटर तक। उसके नीचे मीलों दूर तक पानी भरने लगा। गांव के गांव खतरे में थे, मगर तबाही अभी भी बाकी थी। जब अंग्रेज अफसरों को इस झील का पता चला तो उन्होंने खतरे को तुरंत समझा। अगर यह झील टूटी तो भागीरथी और अलकनंदा घाटी में सब कुछ बह जाएगा, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और हरिद्वार तक। तब ब्रिटिश इंजीनियर WR स्मिथ और गढ़वाल के डिप्टी कलेक्टर हरिकृष्ण की दूरदर्शिता ने समय रहते खतरे को पहचाना। उन्होंने अनुमान लगाया कि झील ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सतर्क किया जाए। लेकिन एक चेतावनी की जरूरत थी, और यहीं से शुरू हुआ था भारत में अर्ली वार्निंग सिस्टम का पहला प्रयोग। ब्रिटिश प्रशासन ने झील से लेकर नीचे के नगरों तक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी थी। कई जगहों पर पेड़ों का इस्तेमाल करके खंभों की तरह तार बांधे गए। एक सरकारी कर्मचारी को झील के पास तैनात कर दिया गया। उसका काम था, जैसे ही झील में रिसाव या टूटने के लक्षण दिखे, तुरंत वायर से सूचना देना। लगभग 1 साल तक झील बनी रही। लोग हर दिन डर में जीते रहे। फिर आया वो दिन, 25 अगस्त 1894 को। झील आखिरकार टूटी। पहाड़ों का सीना चीरती बाढ़ अलकनंदा में समा गई। लेकिन तब तक श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग सब खाली हो चुके थे। लोगों को पहले ही हटा लिया गया था। 130 साल बाद जब हमारे पास सैटेलाइट, GPS, डॉपलर, रडार, वेदर सिस्टम सब कुछ है,
तो फिर भी हर साल धराली रैणी आपदाओं में गांव क्यों उजड़ते हैं। एक पिक्चर्स में आपको दिखा देती हूँ, ये है देखिए, साल 1893 गढ़वाल के चमोली जिले में गंगा घाटी की घटना, ये आप देख सकते हो, ये था, ये वो फोटो है ना। और इसमें शायद मैंने एक फोटो और ली थी, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताना चाह रही थी कि अगर इसमें होगी, ये तो हाँ ये रहा, ये तो आप अब शायद आप इनको नहीं भूलेंगे। इसको देखते हैं, डायग्राम था, इसको देखिए, ये है चमोली में अलकनंदा और बिरही नदी का संगम। देखिए अलकनंदा आपको पता ही है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, ये सतोपंथ ग्लेशियर से, और या तो भागीरथ खाक, ये भी इसका इसमें यहाँ से ही आपकी निकलती है ग्लेशियर से, ये अलकनंदा आ रही है। यहाँ से देखिए आप बिरही गंगा ये आ रही है, ये है बिरही गंगा, ये आपको दिख रही होगी। अलकनंदा की एक छोटी सी सहायक नदी है जो यहीं पर मिल जाती है। तो ये गांव है, ये थे गांव, और यही जो है झील बन गई थी, उगोना झील जो आप पढ़ रहे हो यही है, क्योंकि ये गांव था तो यहीं पर वो पहाड़ दरका, और इतना भयंकर पहाड़ दरका कि इसने इस नदी के क्या जो बहाव था उसको ही रोक लिया, और जब बहाव को रोक लिया इधर पूरा, तो इधर क्या है धीरे धीरे एक झील बनने लगी, फिर जो है वो टूट गई, और टूटने के बाद फिर वापस क्या है अलकनंदा में ही समा गई, और फिर यहीं से बिरही गंगा का स्थल यहाँ पे होता है, फिर यहाँ से आगे देवप्रयाग की ओर जाएंगे। तो ये आपको समझना है ना। तो ये है किस तरीके से, मतलब एक छोटी सी नदी है, सहायक नदी है बिरही गंगा, इसी पर वो झील बनी थी गोना झील, और जो टूट गई थी फिर बाद में। और पता था सरकार को या लोगों को पता था, क्योंकि पानी अगर लगातार यहाँ से बह आ रहा है और यहाँ स्टोर हो रहा है, रिसाव तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा जब ओवरलोड होगा और वो बह जाएगा, है ना। तो ये आपने देख लिया है, और ये तो मैं आपको कल बताऊंगी। ये साहब जी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ लिया, कुछ अंश है, बड़ी अच्छी है, और आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज की कहानी क्या करें, खत्म कर लेते हैं, है ना, काफी ज्यादा हो गया है। इसके बाद जो है राज्य की चोटियां वगैरह हैं और पहाड़ वगैरह हैं यहाँ पर, तो इनको जो है हम कल पढ़ेंगे। होप कि आज आपको कुछ थोड़ा सा अलग मिला होगा। और अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये बेसिक चीजें हैं कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे आने वाली जनरेशन 2013 के आपदा के बारे में जानने के लिए उत्सुक होगी, होप कि आप भी 90s के या 1970 की बात है तो उसे जानने में इंटरेस्टिंग होंगे, और बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट उन्होंने जो अपने शब्दों में उस स्थिति को संजोया है वो मैं मतलब आप लोगों को जायज सी बात है अच्छा लगा होगा, और मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो काफी अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। चलिए, तो फिर आज की कहानी खत्म करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज हमारा चल ही रहा है, चमोली हमने थोड़ा सा वो मुख्यालय जो शिफ्ट हुआ उसी बाढ़ की वजह से, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी कहीं मैंने फिर सर्च करा, और फिर मुझे डाटा मिला, और तब फिर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक इसे प्रोवाइड करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपको वीडियो लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।